गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, जिसके अंतर्गत हमने प्रीवियस क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा है कि टेंस क्या होता है, टेंस की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ अदर टर्म्स टेंस के अंतर्गत। हम सभी इन टॉपिक्स को स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें बार बार आपको रिपीट, जब आप अलग अलग टेंस के अलग सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें जो स्ट्रक्चर आएगा, वहाँ पे जो रूल आते हैं, वहाँ हर जगह आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर स्टार्टिंग से ही आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो बहुत आसान तरीके से ही आप सारी चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे और जल्दी जल्दी आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आगे बढ़ पाएंगे और आसानी से आपको चीज़ें समझ भी आ जाएंगी और आप इजीली वे में क्या कर पाएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप अगर सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसमें से और कौन कौन से टर्म्स हैं जो बेसिक हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटेंस, जिसको क्या बोला जाता है, वाक्य, मतलब शब्दों का सार्थक क्रम जिसका कोई अर्थ निकलता है उसको सेंटेंस बोला जाता है। तो इन वाक्य के जो टाइप्स हैं जिनका टेंस में रोल है उनको हम देखेंगे। तो पहला जो टाइप्स क्या है हमारा, सिंपल सेंटेंस। नाम से ही क्लियर है, सिंपल सेंटेंस दैट मीन्स साधारण वाक्य। जैसा कि आप सबको पता है, वाक्य के अंतर्गत क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है और अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जनरली इतनी चीज़ें होती हैं। तो नाम से जैसे यहाँ पे है सिंपल, साधारण, दैट मीन्स सेंटेंस जो हमारा सिंपल सा होता है, मतलब ऐसा भी सेंटेंस जिसमें नॉर्मल सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब रहे, वो किसके अंतर्गत रखा जाएगा, सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वह जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, जाना क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, सिंपल सेंटेंस के। यहाँ पे जैसे आ जाता है वह बाजार जाता है, तो बाजार ऑब्जेक्ट हो जाता। तो एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और हमारा वर्ब आ जाता, तो हमारा किसके अंतर्गत आ जाता, सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत। बेसिक सा है, इसको याद रखिएगा। अगला जो इसमें अगला टाइप्स निकल के क्या आता है हमारा, दूसरा जो सेंटेंस का टाइप जिसका यूज होता है टेंस में, वह होता है निगेटिव सेंटेंस। दैट मीन नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। सिंपल सा, स्टार्टिंग में आपको यन दिख रहा है, तो अगर कोई भी सेंटेंस जहां आपको नॉट या नो दिख जाए, यन फॉर नेगेटिव, यन फॉर नॉट, यन फॉर नो दिख जाए और हिंदी में आपको नहीं दिख जाए, तो ऐसा कोई भी वाक्य अगर हिंदी में लिखा है तो आपको नहीं ढूंढना है, और अगर इंग्लिश में लिखा है तो यन देखना है, नॉट या नो, तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, नेगेटिव सेंटेंस के। एग्जाम्पल देखिए, वह बाजार नहीं जाती है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको नहीं देखना है। नहीं दिख गया तो इसको किसके अंतर्गत रखना है, नेगेटिव सेंटेंस के। या इंग्लिश में अगर लिखा होता है सी डज नॉट गो टू स्कूल, अगर आपको यहाँ पे क्या दिख गया, नॉट, मैंने बताया था नॉट या नो दिख जाए तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, नेगेटिव सेंटेंस के। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी टर्म्स दिखते हैं तो आप उसको किसके अंतर्गत रख देंगे, नेगेटिव सेंटेंस के। दैट मीन्स नकारात्मक वाक्य। अगला जो टर्म्स है हमारा सेंटेंस के अंतर्गत, अगला टर्म्स है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अगला टर्म्स है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिससे आपको प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कोई सेंटेंस में जिसमें आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल क्या, कहाँ, कैसे, क्यों इत्यादि दिख जाए, तो वह किसके अंतर्गत रखा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। मतलब जिस सेंटेंस के थ्रू आपसे प्रश्न पूछा जा रहा हो। इंट्रोगेटिव वर्ड्स आपको पता है, क्या, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको ये वर्ड याद रखने में दिक्कत होती है, आप एक बेसिक सा लॉजिक फॉलो करिए। आपको ये साइन कहीं भी दिख जाए, इसको प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह बोला जाता है और इसको मार्क ऑफ इंटरोगेशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो
इस तरह का साइन आपको किसी भी वाक्य में दिखे, सीधा आंख मूंद के उसको कहाँ रख देंगे आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। सिंपल सा ट्रिक है, इसको याद रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह खाता है। यहाँ पे आपको देखें क्या दिख रहा है, प्रश्नवाचक यह वर्ड है और ये क्या है, इंट्रोगेशन मार्क्स है। तो इसको दोनों देख पा रहे हैं। आपको जो रूल याद हो या जो ट्रिक याद हो कर पाए उसको रिलेट करिए, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि कौन से सेंटेंस का है। ठीक है, अगर इंग्लिश में आप देखते हैं डज ही इट, लास्ट में ये मार्क्स दिख गया, इसलिए यह है इंट्रोगेटिव मार्क्स। हमारा लास्ट इसमें सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टर्म्स है हमारा, लास्ट टर्म्स हमारा है इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। अलग अलग आपने देखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। अगर दोनों आपको एक साथ दोनों क्वालिटी दिख जाए तो वह सेंटेंस क्या हो जाता है, इंट्रो और नेगेटिव। सिंपल सा है। नेगेटिव के लिए आपको क्या चाहिए, नॉट चाहिए या नहीं चाहिए, और इंट्रोगेटिव के लिए आपको ये वाला मार्क चाहिए। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल लिखा है, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे आपको देखिए लास्ट में ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिख गया और ये बीच में आपको नॉट दिख गया, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, इंट्रो नेगेटिव के। और एक और लॉजिक होता है सिंपल सा, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान करना है तो उसमें सिंपल सा जो हमारे वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो कहाँ आ जाती है, स्टार्टिंग में आ जाती है। ठीक है, बेसिक सा रूल, अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं, टेंस सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आप फॉलो अप करिए किसको, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन को। निगेटिव के लिए नॉट, और जिनमें निगेटिव वर्ड और इंट्रोगेटिव वर्ड न रहें तो वह सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है। वहाँ पे एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट रहती है, उसको सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है। इन सभी कॉन्सेप्ट का रोल आएगा आपको हर टेंस में, चाहे आप प्रेजेंट पढ़ेंगे, चाहे पास्ट पढ़ेंगे या फ्यूचर, इसलिए इनको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं इसको बार बार आपको अच्छे तरीके से समझा रहा। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी किसकी बात आई थी, वर्ब की। वर्ब भी थोड़ा सा देख लीजिए। वैसे तो वर्ब के अलग कॉन्सेप्ट को हम किसी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, पर बेसिक सा जो है देख लेते हैं कि बेसिक अगर आप जान जाएंगे तो यहाँ पे टेंस के अंतर्गत अगर आपको वर्ब आता है तो वहाँ पे आप पहचान कर पाएंगे। वर्ब मतलब क्रिया होती है। इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब, दूसरा आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब। ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल सा है। मेन वर्ब मतलब कोई भी एक्शन वर्ड जिसके लास्ट में ना आता है। मैंने आपको पहले बताया था वर्ब की पहचान। और जिससे एक्शन वर्ड जितने भी होते हैं, फॉर एग्जांपल लिखना, पढ़ना, हंसना, गाना, रोना, जो मेन वर्ब होती है, जो हमारे एक्शन जिसके थ्रू जितने भी एक्शन हम करते हैं उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, मेन वर्ब के। और जो हेल्पिंग वर्ब, नाम से ही क्लियर है, हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया। तो यह मेन वर्ब को क्या करती है, सपोर्ट देती है, सहायता प्रदान करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यह डू, डज, इज, एम, आर, मतलब जिनका सपोर्ट रोल रहता है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या होती है, जिनको एक्शन वर्ड के अंतर्गत रखा जाता है, प्ले, क्राई, रीड, राइट, etc। अगला कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक में क्या है, अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर, इसको ध्यान से देखिएगा, यह बहुत ही आवश्यक है आपके टेंस किसके लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी भी टेंस का आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें आपको सिंस और फॉर का यूज करना ही पड़ेगा। और दूसरा है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे सिंस का यूज होता है, कहाँ पे फॉर का यूज होता है। और अगर एरर आप चेक करते हैं तो ग्रामेटिकल एरर चेक करते हैं तो वहाँ भी इसका रोल आता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि सिंस का यूज कहाँ होता है और फॉर का, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लड़के गलतियाँ कर देते हैं। तो सिंस का सिंपल सा रूल है,
बिगिनिंग ऑफ टाइम मतलब शुरुआती समय में किसका यूज होता है, सिंस का। और इंटरवल ऑफ टाइम मतलब समय अवधि के लिए किसका यूज होता है, फॉर का। समय अवधि मतलब आपको समय दिया रहे, जैसे 2 दिन, 4 महीने, 4 साल, यहाँ पे आपको टाइम दिया रहा है एक मात्रा में, जैसे 2 दिन मतलब कितने दिन, 2। तो यहाँ पे आपको 2 टाइम के बीच का समय दिख गया, 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन के बीच का समय। तो मतलब समय अवधि की बात करें वह किस में आता है, फॉर में। और बिगिनिंग टाइम स्टार्टिंग समय के लिए किसके लिए यूज होता है, सिंस का। इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ, बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सिंस का यूज होता है क्लॉक समय के लिए, घड़ी का टाइम कोई भी 4 बज रहे हैं, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, वहाँ पे किसका यूज होगा, सिंस का। कैलेंडर, इसी से रिलेट करते जाइए आप। कैलेंडर का कोई भी 1 जनवरी, 3 मार्च, 4 सितंबर, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो वो कैलेंडर का अगर टाइम दिखता है तो वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। पार्ट ऑफ डे, फॉर एग्जांपल इवनिंग, नून, मॉर्निंग, ऐसा कॉन्सेप्ट दिखता है तो आप वहाँ पे क्या किसका यूज करेंगे, सिंस का। लास्ट है हमारा स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ क्या होती है, फॉर एग्जांपल इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, दैट मीन्स आपका शैशवावस्था इन्फेंसी को बोलते हैं, चाइल्डहुड बाल्यावस्था। तो वहाँ पे आप देखते हैं जो हमारे लाइफ का स्टेज होता है उसमें आपका सिंस का यूज होता है। डे पार्ट का, दिन का जो प्रहर होता है उसके अंतर्गत किसका यूज होता है, सिंस का। कैलेंडर का कोई भी दिन आपको उठा के दिखेगा वहाँ पे किसका यूज होता है, सिंस का। क्लॉक के लिए सिंस का। और ऐसे अगर आपको दिखता है 4 दिन, जैसे वह 4 दिन से खेल रही है तो यहाँ पे समय अवधि दी गई है, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा होगा, फॉर मतलब अनिश्चित। अनिश्चित समय के लिए आपका फॉर का यूज होता है। सिंस मतलब निश्चित, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है। फॉर एग्जांपल वो है सोमवार से खेल रही है, सोमवार हमारा निश्चित हो गया तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, सिंस के अंतर्गत रखा जाएगा। वो है 4 दिन से दौड़ रही है तो 4 दिन समय अवधि, टाइम पीरियड आपको दिख गया, लंबा टाइम पीरियड है, अनिश्चित है, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, फॉर के अंतर्गत। सिंपल सा इतना आप बेसिक कॉन्सेप्ट कवर अप करके रखिए तो आपसे कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा या सेंटेंस नहीं होगा जिसको आप ट्रांसलेट ना कर पाएँ। धन्यवाद।